रीना जब अपनी बीमार माँ से मिलने मायके आई तो अपने बाबूजी को खाना बनाते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने बाबूजी से बोली, बाबूजी आप खाना क्यों बना रहे हो और भाभी कहाँ है? बेटा तेरी भाभी अपनी सहेलियों के साथ किट्टी पार्टी मनाने गई है, खाना भी नहीं बनाकर गई। तेरी माँ को दवाई देनी है इसलिए सोचा कुछ खाने के लिए बना दूँ। आप रहने दीजिए पिताजी, खाना मैं बना देती हूँ, आप माँ के पास जाइए। रीना की माँ सरिता जी, जिनका अभी एक हफ्ते पहले ही पथरी का ऑपरेशन हुआ था, रीना की ससुराल पास में ही थी। वह दोनों समय अपनी माँ बाबूजी से मिलने आ जाया करती थी और साथ ही उनका खाना भी बना दिया करती थी, क्योंकि उनकी बहू एक ही छत के नीचे रहकर उनसे अलग रहती थी। सरिता जी के एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों बच्चों की शादी हो गई थी। बेटे और बहू को तो अपने माँ बाप से कोई मतलब ही नहीं था, सेवा की तो बहुत दूर की बात है। अच्छा माँ बाबूजी, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। रीना शाम का खाना बना और अपने माँ बाबूजी को खिला अपनी ससुराल लौट गई। लेकिन सरिता जी की बहू माही अभी तक नहीं आई थी। रामप्रसाद जी को बहू का इस तरह घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कई बार उन्होंने बेटे से कहा भी तो बेटे ने ही उन्हें भला बुरा सुना दिया। कुछ देर बाद माही आई तो सामने ही अपने ससुर जी को देखकर बोली, ऐसे क्यों घूर रहे हो बाबूजी? कुछ नहीं बहू, देख रहा हूँ सास बीमार है और बहू किट्टी पार्टी मना रही है। हाँ तो क्या हुआ, घूमना फिरना मेरा शौक है और पैसे मेरा पति मुझ पर खर्च करता है, तो आपको क्या दिक्कत है? तभी उनका बेटा दीपक भी ऑफिस से आ गया। देख लो दीपक, तुम्हारे बाबूजी मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। अब यह मुझे हर चीज़ पर रोक टोक करने लगे हैं। मैं पहले ही बता देती हूँ, अगर इन लोगों को मुझसे परेशानी है तो इन लोगों का कहीं और इंतजाम कर दो रहने का, कहकर माही पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। बाबूजी, बुढ़ापे में आपसे चुप नहीं रहा जाता। क्या ज़रूरत है आपको मेरी पत्नी को कुछ कहने की? बेटा, ऐसा मैंने क्या कह दिया जो तू मुझ पर चिल्ला रहा है? बस बाबूजी, आप चुप ही रहो तो उसमें ही भलाई है। क्यों चैन से नहीं जीने देते मेरी पत्नी को? वाह बेटा वाह, एक हफ्ते से तेरी माँ खाट में पड़ी है और तेरी पत्नी बाहर किट्टी पार्टी मना रही है तो कभी मायके जा रही है और यहाँ आकर हमारी सेवा तुम्हारी बहन कर रही है। पत्नी को कहने की बजाय उल्टा मुझे ही चार बातें सुना रहा है। अरे बेशरम, डूब कर मर जाना चाहिए तुझ जैसी औलाद को तो। रामप्रसाद जी का पारा बढ़ गया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगे। ससुर जी की आवाज़ सुनकर माही दंदनाती हुई बाहर आई और बोली, देख लो अपने बाबूजी को, शरीर जवाब दे रहा है लेकिन जवान देखो कैसे कैंची की तरह चल रही है। बहू की आवाज़ सुनकर धीरे धीरे कदमों से सरिता जी भी बाहर आ गई। बहू, यह तेरे ससुर है, कुछ तो शर्म लिहाज कर, कैसे बात कर रही है तू इनसे? ससुर है तो क्या सर पर बैठा लूँ इन्हें? सरिता जी बोली, तो तू ही बता बहू, क्या गलत कह रहे हैं ये? जो सेवा तुम लोगों को करनी चाहिए वह हमारी बेटी कर रही है। उसका भी अपना परिवार है। वह अपने छोटे छोटे बच्चों को अकेला छोड़कर दोनों समय का खाना बनाकर जाती है। अरे माना तू हमसे न्यारी रहती है, लेकिन रहती तो इसी घर में है। क्या बुरे समय में भी तू हमारा साथ नहीं दे सकती? ज़्यादा भाषण मत दो सासू माँ। अभी इतनी बीमार नहीं हो तुम कि अपने खुद के काम भी न कर सको। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ कि सारा दिन तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहूं। बहू की बात सुनकर सरिता जी की आंखों में आंसू आ गए। रामप्रसाद जी अपनी पत्नी से बोले, सरिता, तुम बहू से क्या उम्मीद लगा रही हो जब अपना ही बेटा खराब है? माही दीपक से बोली, दीपक, अब आप मेरा फैसला सुन लो। अपने माँ बाबूजी के लिए कोई किराए का घर ढूंढ लो, क्योंकि मैं अब इन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन दोनों की वजह से मैं अपने ऐशो आराम नहीं छोड़ सकती। पत्नी के साथ साथ बेटे ने भी सहमति जताई और अपने बाबूजी से बोला, कल ही मैं आप दोनों के लिए कोई किराए का घर ढूंढ लेता हूँ। इतना कहकर बेटा और बहू अपने कमरे में चले गए। बेटे की बात सुनकर रामप्रसाद जी और सरिता जी अचंभित रह गए। रामप्रसाद जी ने सारी रात सोचते हुए बिता दी। बेटे और बहू के रंग ढंग देखकर वह एक कठोर फैसला लेने पर मजबूर हो गए। अगली सुबह दीपक ने उनके कमरे से एक एक सामान निकलवा कर गाड़ी में रखवा दिया।
इस घर से जाना इतना आसान नहीं था राम प्रसाद जी और सरिता जी के लिए। खून पसीने की मेहनत से बनाया हुआ अपना आशियाना छोड़कर जाना मानो अपने शरीर का एक अंग अलग हो गया हो। लेकिन अब सही समय आ गया है बेटे और बहू को सबक सिखाने का। राम प्रसाद जी इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। दीपक बोला, चलो बाबूजी, मैंने आपके लिए किराए का घर ढूंढ लिया है, अब से आप वहीं रहोगे। राम प्रसाद जी बोले, ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह अंदर गए और अपनी अलमारी से अपनी वसीयत उठा कर लाए और बोले, बेटा जरा इसे पढ़कर तो सुना दे, मैं अपना चश्मा अंदर भूल गया हूँ। बेटे और बहू ने जैसे ही वसीयत पढ़ी उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था कि यह घर राम प्रसाद जी के नाम है और उनकी प्रॉपर्टी भी। उनकी किसी भी चीज़ पर उनके बेटे बहू का कोई अधिकार नहीं है। अब तो वसीयत पढ़कर बेटे और बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या हुआ बेटे, जरा जोर से पढ़, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। पिताजी, यह आपने क्या किया? मैं आपका बेटा हूँ, आपकी चीज़ों पर तो मेरा हक होना चाहिए। कैसा हक बेटा? कौन से हक की बात कर रहे हो? यह हक तो तूने तभी खो दिया जब तूने अपनी माँ के ऑपरेशन में होने वाले खर्चे से हाथ उठा दिए थे और हमें किराए के मकान में रखने की बात की। उसी दिन ही मैंने यह फैसला भी ले लिया था। बेटा, यह घर मेरा और तेरी माँ का है। अगर कोई किराए के घर में रहेगा तो वो हो तुम दोनों, क्योंकि अब तुम दोनों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अब तुम दोनों हम बुढ़े बुढ़िया को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम दोनों खुश रहो और अपने नया घर ढूंढने की तैयारी कर लो। राम प्रसाद जी बेटे के हाथ से वसीयत छीनते हुए बोले। आज राम प्रसाद जी के इस फैसले ने बेटे और बहू दोनों के होश उड़ा दिए थे। बेटा बहू दोनों बुरी तरह गिड़गिड़ाते हुए उनके पैरों में पड़कर नाक रगड़ने लगे, लेकिन राम प्रसाद जी ने उनकी एक न सुनी। वे अपने फैसले पर अड़े रहे। बेटे बहू ने लाख कोशिश की उन्हें मनाने की, पर वह नहीं माने। आखिरकार उन दोनों को वह घर छोड़ना पड़ा। आज बेटे बहू को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अगर वह अपने माता पिता के साथ ऐसा गलत ना करते तो आज उन्हें घर से बेघर ना होना पड़ता। दोस्तों, क्या राम प्रसाद जी ने सही फैसला लिया? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।